ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं संजय राणा का इस पर जवाब लेना चाहूंगा। संजय राणा जी, मुझे सर जवाब देने जी अच्छा, हिमांशु जी जवाब देते हैं, उसके संजय राणा जी के पास आ रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं अखिल स्वामी जी। जी उतना स्नेह मेरा स्वामी जी से भी है। स्वामी जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आईटी के प्रोफेसर हैं, आप ये बता दीजिए हाजी मस्तान कौन था? हाजी मस्तान बीजेपी का कार्यकर्ता था। कौन है? हाजी मस्तान बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी का कार्यकर्ता था। विश्लेषक को बुला दे रहे हैं, देखिए इनकी बातचीत सुनिए आप। हाजी मस्तान, सलीम कुत्ता, ये सब लोग इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड के जाने माने डॉन है। इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री होने के बाद मिलते हैं और ये अरे यार, आप दाऊद इब्राहिम से हाजी मस्तान बड़े हो गए 40 साल। आप दाऊद इब्राहिम पे कंसंट्रेट कीजिए। दाऊद इब्राहिम देखिए बात देखिए इनके खिलाफ ये ऐसी उल्टी सीधी बातचीत हर बार ही करते हैं। देखिए बात बहुत आप लोग दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि क्या आज की तारीख में अजीत पवार गुट महायुति के लिए मजबूरी है, बीजेपी के लिए मजबूरी? ये सवाल पूछे थे, जिस पर अखिल स्वामी ने कहा कि भाई चुनाव होने दीजिए, महाविकास अगाड़ी की तरफ आपको अजीत पवार अपने चाचा के पास नजर आएंगे। एकनाथ शिंदे, ये बड़ी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली रह जाएगी, एकनाथ शिंदे अजीत पवार दोनों के नहीं वो आप देखिए अभी हिमांशु जी देखिए मामला क्या है ना, मैं आपको बोलूंगा फिर आप उस पर बोलेंगे। सवाल आप क्या पूछ रहे हैं? आशीष शेलार जो कि अध्यक्ष है वहां के, उन्होंने कहा हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हम नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे, हमारा रुख अलग होगा। तो ऐसे अलायंस में तो सवाल उठेंगे ना, जब आप लोग अलायंस करेंगे। उसके बाद जब सवाल अजीत पवार की तरफ से कहा जाएगा कि भाई योगी जी, अमित शाह जी और मोदी जी हमारे इलाके में प्रचार ना करें। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए अजीत पवार जी ने तो और बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। उन्होंने कहा एक मीटिंग हुई जिसमें जो कि अडानी जी के साथ हुई, उसमें जो है गृह मंत्री भी थे हमारे, उसमें जो है खुद अजीत पवार भी थे, उसमें शरद पवार भी थे, उसमें एक दो और नेताओं का उन्होंने नाम ले दिया। उस पर आप समर्थन करते हैं कि अजीत पवार ऐसे बयान देंगे जिसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा एक मीटिंग हुई थी अडानी जी के साथ, ये पॉलिटिकल मीटिंग? आपके लिए तो और मुश्किल है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लिए अजीत पवार बहुत मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। जी, क्या अजीत पवार बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं? संजय राणा, इसके बाद में संजय द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जी। विवेक, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए ऐसा है कि दोनों अलग राजनीतिक पार्टियां हैं और दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, चाहे वो अजीत दादा पवार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। देखिए युक्ति बना के लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी विचारधारा को आप त्याग पत्र दे दिए और विचारधारा को अपने ऊटी पे टाक दिया है। विचारधारा उनके अपने हैं, तो अपनी विचारधारा के हिसाब से वो काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, उसमें कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है जब हम बात करते हैं महागठबंधन की, अगर बात करें उसमें भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मतभेद हैं, मतभेद रहेंगे। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, आइडियोलॉजी लेके चलती है और उसमें और चेंजेस रहते हैं, उसमें कोई बदलाव हो सकते हैं और उसमें कभी भी जो एक तरह से इसकी विचारधारा उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब हम बात करते हैं कि आज वो भतीजे हैं, कल को चुनाव के बाद चाचा जी के पास चले जाते हैं, कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। आज कोई कहीं है, कल संजय राणा जी, ये वही डिबेट है जहां पर आप आकर कहा करते थे कि उद्धव गुट की शिवसेना ने अपनी विचारधारा को तिलांजलि दे दिया। उन्होंने हिंदुत्व की लाइन छोड़ दी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। और आज आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी के साथ अलायंस कर लेना विचारधारा को खूंटी पे टांग देना नहीं होता। सरकार को यह भी तय करना चाहिए कि विचारधारा की कोई लक्ष्मण रेखा है या विचारधारा सिर्फ जो है वो कहने के लिए, सिर्फ पब्लिक के लिए। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए संजय जी एक सेकंड रुकिएगा, संजय राणा जी का जवाब पूरा दे, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए सिंपल सी बात है, अजीत दादा पवार की अपनी विचारधारा उन्होंने नहीं छोड़ा, अपनी एनसीपी जो अजीत दादा पवार वाली उन्होंने विचारधारा नहीं छोड़ा, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने विचार नहीं छोड़ा। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ा, इसमें बोलने में मुझे कोई कुरेज नहीं है। उन्हीं के पिताजी श्री स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे किस तरह बोलते थे, अगर कभी जिंदगी में हमें कांग्रेस के साथ मिलना पड़े तो इस पार्टी को मैं डिसॉल्व कर दूंगा, यानी अपने पिता के विचारों के विरुद्ध जाना। संजय राणा जी कहा 30 साल पुराने बयान पे चले गए। मैं आपको एक हफ्ता पुराना बयान बताता हूं। आशीष शेलार जी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को टिकट देना स्वीकार नहीं करेंगे। अब बताइए कौन सी विचारधारा ये? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही उन्होंने। फिर कैसे स्वीकार हो गया? ये दो अलग पार्टी नहीं, ये तो थोड़ा सा अजीब हो गया कि अगर बीजेपी करे तो ठीक है, लेकिन अगर शिवसेना करे तो खराब है। भाई उनका भी मान लेते हैं, वो भी गठबंधन में है, उनका भी अलायंस है, सब कुछ ठीक है फिर। जी ठीक है। मैं संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उदय सोनवानी जी आपके पास आ रहा हूं। संजय द्विवेदी जी, देखिए मैंने अभी आपके जितने प्रवक्ता बैठे हो या राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हो, सबके मैंने विचार सुने।
शिवसेना उद्धव ठाकरे ने 2019 गठबंधन तोड़ा, जबकि शिवसेना गठबंधन नहीं तोड़ा था। अजीत दादा पवार की ने जो बयान दिया है उससे क्लियर ही हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं गठबंधन तोड़ लिया था। हम गठबंधन तोड़ के नहीं भागे थे, हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं भागे थे। दूसरी बार अजीत दादा पवार ने जो कहा अडानी साथ में थे और सरकार बनवा रहे थे, और उसके बाद अजीत दादा पवार ने 72 घंटे की शपथ भी ली, और उसके बाद महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ। 2014 में भी शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा किया था। अब आइए, अब आप जो इसके बाद 2.5 साल सरकार चलती है, सिंधे जो गद्दार हो गए या 40 विधायक जो गद्दार हो गए, उसके पीछे जो अजीत पवार जी का बयान है उसे साफ पता चल रहा है कि महाविकास अघाड़ी को तोड़ने वाले मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, अमित शाह है और अडानी है, जो 50 होके एकदम होके महाराष्ट्र में जो जनता शोर मचा रही है, ये बिल्कुल सत्य है। सीबीआई ईडी के केस है, सीबीआई ईडी के बाद भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब 50 होके एकदम होके, तो निश्चित अगर अडानी जैसे जी नहीं, लेकिन एक बात बताइए संजय द्विवेदी जी, एक बात बताइए, उस वाली मीटिंग का जिक्र करेंगे, उसमें तो शरद दादा ने भी कह दिया कि भाई हमारी एक उद्योगपति से मुलाकात हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उस पर जाएंगे। लेकिन ये बताइए कि अजीत पवार जी कहीं आपकी तरफ से बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं महायुति में? नहीं, सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए। अजीत दादा पवार शरद पवार जी का नेता समझ ही नहीं पाए, जो उन्होंने अपने बयान में कहा भी है कि शरद पवार जी को समझना बहुत मुश्किल है। ये जबरदस्ती कूद गया है, इसके बाद कूद के चले गए वहां पे। लेकिन इनको भी इसी तरह खरीदा गया कि 70 भाई नवाब मलिक जी हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, आरोप महाविकास अघाड़ी के समय आरोप कौन लगाता था? आज जो ऐतिहासिक जीत दी है, ऐतिहासिक जीत दी महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र जनता ने क्यों दी लोकसभा में? इन्हीं बातों की वजह से कि जिनकी खिलाफत में थे, जिनकी खिलाफत कर रहे थे, महाविकास अघाड़ी चलने नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि एक मंत्री को ऐसा बनाया जिस मंत्री खिलाफ इनकी जो महिला नेता थी, उन्होंने आरोप लगाए कि साहब इसने एक महिला से दुराचार किया, महिला से अत्याचार किया, इसको मंत्री पद से हटा, संजय राठौर, उसको हटाया जाए। और इनके बाद जैसे वो आया, इन्होंने उसको मंत्री बना दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात करने वाले आज भ्रष्टाचारी खुद हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि शरद पवार को समझना थोड़ा मुश्किल है, और ये बात आपने कई राजनीतिक पंडित भी कहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अजीत पवार जो उधर डंका बजा रहे हैं, कहीं इसमें शरद पवार जी का कोई मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है? तो मायावती में है ना, इसमें मुख्यमंत्री जो है वो मायावती के है। तो भारतीय जनता पार्टी के उनसे तो गठबंधन तोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है। ठीक है, मैं इसमें हिमांशु शुक्ला का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले उदय सोनवाने जी के पास जा रहा हूं इस पर जवाब लेने के लिए। 2-3 चीजें और जी जल्दी से बोलिए। जी देखिए, जहां तक शुरुआत अगर हम करते हैं नवाब मलिक के साथ, तो मैं वापस इस बात को दोहराना चाहूंगा कि खुद नवाब मलिक साहब ने कहा है। उदय जी एक सेकंड रुकिएगा, जरा संजय जी की बात पूरी हो जाए। पीडीपी के साथ जिन्होंने सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जाकिर नाइक के बारे में उन्होंने कहा था ऐसे लोगों के साथ गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करती है। और विचारधारा की बात है, हम अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी विचारधारा। नहीं तो पीडीपी कौन? संजय द्विवेदी जी, पीडीपी कौन है? अजीत दादा की पार्टी को पीडीपी से कंपेयर कर रहे हैं आप? अजीत दादा की पार्टी को नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कश्मीर में जो मुक्ति में जो महिमा मुक्ति थी, महबूबा मुफ्ती जो है जी, उनकी पार्टी से गठबंधन किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अलायंस किया तो यहाँ पर भी अलायंस तोड़ लेना चाहिए, कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ पहली बात तो उदय सोनवाने जी से जवाब लेता हूँ। ठीक है, आऊंगा आपके पास वापस। उदय सोनवाने जी, उसके बाद राहुल सर आपके पास आ रहा हूँ। उदय सोनवाने जी, मैं एक बात बहुत सही तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1980 से बीजेपी की जो ग्रोथ रही है, जो डेवलपमेंट रही है, जो उनका अपना एक जर्नी रहा है, वो उनकी एक आइडियोलॉजी के साथ रहा है। 10 जून 1999 से जो राष्ट्रवादी की डेवलपमेंट रही है, वो अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ रही है। हमारी आइडियोलॉजी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, इसलिए हम दो अलग पार्टियां हैं।
वरना एक पार्टी होते थे। सीधी सी समझने वाली बात है। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आइडियोलॉजी बीजेपी की वही होनी चाहिए जो एनसीपी की है, या फिर एनसीपी में वही बोलना चाहिए जो बीजेपी कहना चाहती है? आइडियोलॉजी में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा, इसलिए तो हम अलग पार्टियां हैं। और इस देश में हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, अपना एक फंडामेंटल है जिसको अपने साथ लेकर वो चलती है। मुझे इसमें कोई गलत नहीं लगता कि बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। अब मैं वापस दोहराना चाहूंगा, नहीं, बात आइडियोलॉजी की है या फिर वोट बैंक की है? जी, वोट बैंक की एनसीपी का कोर वोटर जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन है। सर, आपको गलत फैमिली होगी। एनसीपी का कोर वोटर जो है वो किसान है। इस राज्य का जो किसान है, जो मोस्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे कहता हूँ, मराठवाड़ा। और बीजेपी जो है खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो आप लोगों की आइडियोलॉजी नहीं है, जिसके बारे में आप लोग लगातार बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा शुरू से ही किसान और मजदूरों की भलाई रही है। अगर आप हमारे एमएलए का भी ग्राफ निकालते हो या एमपी का भी ग्राफ निकालते हो पिछले 20-25 सालों में, आप ये पाओगे कि एनसीपी इज अ रूरल सेंट्रिक पार्टी। हमारा जो वोटर है वो किसान है, ग्रामीण भाग में रहता है, वो गांव में रहता है, बस्तियों में रहता है, छोटे शहरों में रहता है। हमारा वो वोट बैंक कोई जात कोई धर्म कभी रही नहीं है। राजनीति शुरू से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विकास की रही है। और आप अगर मैनिफेस्टो भी देखोगे एनसीपी का, उन्होंने वहां पर कोई जात धर्म की बात नहीं की है। उन्होंने बात की है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, उन्होंने बात की है आशा वर्कर्स के पगार को बढ़ाने की। तो ये बात तो बीजेपी भी कह रही है, फिर इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए आपको? बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के लिए नारा नहीं है, इसको मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं महाराष्ट्र के सेंटिमेंट्स को जानता हूं। मैं खुद एक मराठी आदमी हूं, और इतने सालों से इतने सारे लोग जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी से, वो इस धरती को जानते हैं। यहाँ पर जो है, जो बेसिक फैब्रिक है सोसाइटी का, जो बेसिक सिंथेसिस है सोसाइटी का, वो जाति धर्म पे चलने वाला नहीं है। मैं खुद नॉर्थ इंडिया में काम कर चुका हूँ, मैं दिल्ली में काम कर चुका हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाग ले चुका हूँ। महाराष्ट्र का सोशल फैब्रिक, महाराष्ट्र का सिंथेसिस नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। भारी भरकम वर्ड दे रहे हैं, सोशल फैब्रिक और सिंथेसिस, और बड़ी बड़ी लाइनें खींच दे रहे हैं उदय जी। लेकिन मैं यही सवाल मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आइडियोलॉजी है, वोट बैंक है? ये केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति है और कुछ नहीं है। वरना दो पार्टियां जिसकी आइडियोलॉजी इतनी अलग हो, जिसमें अगर अभी के आप बीजेपी के जो लोग हैं उनके बयान को देखें तो बीजेपी कहती है कि जो कुंभ होने वाला है वहाँ पर मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए, मंदिरों के पास परिसरों में मुसलमानों की दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस बात को वो इंसिस्ट करते हैं कि सारे मुसलमान अपनी दुकान के आगे बोर्ड लगाएं। वो इस बात, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम दुकानदारों से आप जो है चीज़ें ना खरीदें। तो क्या एनसीपी किसी भी हालत में इन सारे बयानों के बीच ऐसी पार्टी के साथ रह सकती है अजीत पवार, जो इस तरह की, जहाँ पर लोगों के बयान हों? दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, वो तो अपनी आइडियोलॉजी पर टिकी हुई है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है अजीत पवार का। अजीत पवार क्या करेंगे उनके साथ जाके? क्या अजीत पवार लोकसभा चुनाव में जो जिस तरह का रिजल्ट आए, जिस तरह से पूरी तरह से सफाई हो गई, क्या उनको नहीं लगता कि बीजेपी के साथ जाके उनका ये नुकसान हुआ? ये तो इनको अपने आप खुद में सोचना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनावों में भी जिस तरह की आइडियोलॉजी बीजेपी की है, जिस तरह की एनसीपी की है, अजीत पवार की, कोई अजीत पवार को इससे फायदा होने वाला है। वहीं पे बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार के साथ जाके कोई फायदा होने वाला है। ये अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप है जो मुझे नहीं लगता बहुत समय तक चलेगा। नहीं, लेकिन इससे अजीत पवार किसको डेट कर रहे हैं? अजीत पवार को डेट कर रहे हैं, खुद को डेट कर रहे हैं, या बीजेपी? अजीत पवार अपने लिए सारे रास्ते खोले रख रहे हैं। अगर अजीत पवार कहीं पे भी बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जाते हैं तो उनका बेस पूरी तरह से हिल जाएगा। अजीत पवार कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि अगर मौका मिला तो महाविकास आघाड़ी जो है, अगर उसकी सरकार बनने की बात आई और उसमें कहीं कमी हुई तो वो वहां खिसक जाएंगे। ये सारा ये राजनीतिक पूरी तरह से समीकरण है जिसे समझना पड़ेगा कि राजनीति के लिए सब कुछ हो रहा है, आइडियोलॉजी के लिए ये सब कुछ नहीं हो रहा। जी, हिमांशु शुक्ला के पास जाए, लेकिन उससे पहले संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे थे। संजय जी। मैं कह रहा हूं कि मायावती जो बात चल रही है, आज देखिए अजीत पवार के विचार अलग। अजीत पवार खुद स्वीकार कर रहे हैं कि साम्यता फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के नारे देके समाज में विद्वेष की भावना पैदा कर रही है। हम ऐसी चीज का इनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो महाविकास आघाड़ी देखिए, अब महाविकास आघाड़ी हमारी विचारधारा बने रखो।
लेकिन हमारे अंदर जो एकजुटता है, जो हमारा समर्पण है, वो अब हमारी जनता देख रही है कि इनके जो विचार है, इनके जो इनके जो विचार है, मानसिक विचार है, आज न तो देवेंद्र फडणवीस पढ़ रही, ना सिंधे पढ़ रही, क्योंकि गद्दार सिंधे हैं, और ना अजीत पवार पढ़ रही है आपस में। और जो पिछली विचारधाराएं अलग हो, लेकिन गठबंधन बना हुआ क्यों? अडानी जिंदाबाद, 50 हो गए जिंदाबाद। नहीं, लेकिन महाविकास अघाड़ी में कौन सा सब कुछ स्मूथ हुआ द्विवेदी जी? इसमें भी तो खींचतान चली, अंतिम समय तक सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला बनता रहा। पहले 80-80-80 का फॉर्मूला तय हुआ, उसके बाद कुछ और गुणा गणित किया गया। इतनी खींचतान जो अलग है, और जो शिवसेना अपने जन्म से जिंदगी भर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती रही, उसी शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। ये कौन सी आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, आप ये भी तो बताइए। अरे हमारे विचारधाराओं में भले अलग हो, लेकिन आज हम जो एकजुट होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर महाविकास क्यों लड़ रहे हैं? सत्ता के लिए तो लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए तो लड़ रहे हैं, यही तो बात है, ये तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। अरे सत्ता के लिए क्यों लड़ रहे हैं? क्या हम जनता के विकास के लिए नहीं सोच सकते क्या? क्या महारती सोच सकती है? जनता में जो बाला साहब ठाकरे कहते थे, अगर आपको चुनाव लड़ने की जरूरत हो, अगर समाज में उत्थान करना है, समाज में को आगे बढ़ाना है, महाराष्ट्र जनता को आगे बढ़ाना है, ये बाला साहब ठाकरे विचार थे, तो आपको सत्ता लेनी पड़ेगी। तो अगर सत्ता की बात कर रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं क्या? इस देश के नागरिक हम नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन कांग्रेस के साथ चले जाना भी तो सवालों के घेरे में रहा ना। मैं तो बस इतना ही पूछ रहा हूँ आपसे। इंदिरा गांधी का समर्थन बाला साहब ठाकरे ने किया था।